नमस्कार दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। दोस्तों, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे तरीके से इन्फोर्स्ड हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसे बनने में टोटल जो टाइम लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। सेशंस कंडक्ट किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। दोस्तों, एक अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय टोटल 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, जो कि 22 पार्ट में डिवाइडेड थे, और टोटल 8 शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां थी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें दोस्तों, तो अभी हमारे संविधान में टोटल 448 अनुच्छेद हैं यानी कि आर्टिकल हैं, जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइड है, और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि दोनों का एक मिक्सचर है। यानी कि हमारे संविधान को लाइव डॉक्यूमेंट या लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स को यानी कि अनुसूचियां को। अभी संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, तो इस वीडियो में हम इन 12 अनुसूचियों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आइए दोस्तों, एक एक करके सारे शेड्यूल्स को देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका नाम उनमें मेंशन्ड है और उनके जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसको बताया गया है शेड्यूल 1 में। दोस्तों, दूसरा जो शेड्यूल है वो डिस्कस करता है एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। सुविधाएं क्या होंगे, उनको कितनी सैलरी मिलेंगी, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि जो शेड्यूल 2 में है वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी एमोलमेंट्स यानी सैलरी और अलाउंसेस की बात करी जाती है। तो इसमें आते हैं भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरा हो गया गवर्नर ऑफ स्टेट्स, सारे राज्य के राज्यपाल। फिर आते हैं लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अगला जो आता है इसमें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आएंगे। उसके बाद फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद होते हैं, उसके जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेज आएंगे दोस्तों, और जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इतने लोग हैं वो शेड्यूल 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें इनका एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात करी गई है। दोस्तों, तीसरा जो शेड्यूल है वो ओथ्स की बात करता है, मतलब कि शपथ की बात करता है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनकी शपथ की बात करी जाती है। तो इसमें जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, मतलब केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री होंगे वो सब आएंगे। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जितने भी एमपीज हैं वो आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेज आते हैं। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आ गए। उसके बाद फिर स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए। उसके बाद कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो आ जाएंगे, और हाई कोर्ट के जजेज आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो वो लोग हैं जिनका ओथ एंड अफर्मेशन की बात शेड्यूल 3 में करी गई है। तो दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला शेड्यूल है दोस्तों शेड्यूल 4, जो है कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में कितने सीट्स एलोकेट किए जाएंगे, ये उन चीजों की बात करता है शेड्यूल 4 जो है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, शेड्यूल 5 है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। दोस्तों, 6 शेड्यूल है वो मुख्य रूप से 4 स्टेट की बात करता है। ये चारों ट्राइबल एरियाज हैं, जिसमें आता है आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसको मैं TAMM के न्यूमोनिक से आप इसको याद रख सकते हो। इन 4 एरियाज को इंक्लूड किया जाता है शेड्यूल 6 में। दोस्तों, ये जो 7वां शेड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। ये बेसिकली दोस्तों बात करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की बात करता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर्स है उसकी बात करता है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 7 शेड्यूल हो गया। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स है ना उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बांटा गया है। दोस्तों, यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है
जिसपे सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी कि केंद्र सरकार का अधिकार हो, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवे, बैंकिंग, इन सब चीजों को रखा गया है। और यूनियन लिस्ट में दोस्तों अभी है वो टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। पहले इसमें 97 थे, अभी बढ़ा के इसमें 100 सब्जेक्ट्स हो गए। दूसरा दोस्तों वो है वो स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में दोस्तों वैसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है ना जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इन सब चीजों को स्टेट लिस्ट में डाला गया है। और अभी इसकी संख्या टोटल 61 है। स्टार्टिंग में दोस्तों 66 थे, लेकिन घटा के ये 61 हो गया। तीसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंकरेंट लिस्ट। दोस्तों कंकरेंट लिस्ट वैसे लिस्ट हुआ जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है कि वो उसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस ला सकता है। इसमें जो चीजें इंक्लूड करी गई हैं उसमें एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं दोस्तों। और अगर करेंट में देखें तो टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट में, और स्टार्टिंग में ये 47 थे जिसको बढ़ा के 52 कर दिया गया। तो दोस्तों ये 7 शेड्यूल था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला जो शेड्यूल है दोस्तों वो है 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची है वो बात करता है लैंग्वेज से रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। सो स्टार्टिंग में टोटल 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन अभी करंट में देखें तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। सो दोस्तों आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से लैंग्वेजेस है जो शेड्यूल 8 में इंक्लूड किए गए हैं। सो दोस्तों ये सब कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो कि शेड्यूल 8 के लैंग्वेजेज हैं। और इसमें कुछ लैंग्वेजेज ऐड किए गए थे, वो देख लेते हैं। जैसे कि सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से इसको जोड़ा गया था। उसी तरीके से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। इसको एक निमोनिक में नमक के नाम से भी आप याद रख सकते हो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जो लास्ट में ऐड हुए हैं वो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को और ऐड किया गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको 92nd यानी कि 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके थ्रू इसको ऐड किया गया था। इसको याद रखने का तरीका मैंने बनाया है बोर्ड मास, BO से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो दोस्तों ये लैंग्वेजेस थे शेड्यूल 8 में। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों की जो ओडिया था इसको रीनेम कर दिया था ओडिया 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011। अगला जो शेड्यूल है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th शेड्यूल। इसको जुडिशियल रिव्यू वाला शेड्यूल भी कहते हैं वैसे। सो बेसिकली इसको ना 1st अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 8 ही शेड्यूल थे, मतलब यहीं तक था। 9वां शेड्यूल को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। दोस्तों 9th शेड्यूल को ऐड करने के पीछे जो मेन मकसद ये था ना कि पार्लियामेंट चाहती थी कि उनके द्वारा बनाए गए लॉज है उनको जुडिशियरी के एम्बिट से बाहर रखे, मतलब कि जो जुडिशियरी है उनमें कुछ हस्तक्षेप ना करे। इसलिए इन्होंने 9th शेड्यूल को बनाया, 9th शेड्यूल को ऐड किया था। और बेसिकली वो कोई भी लॉज लाते थे तो उसको 9th शेड्यूल में डाल देते थे, जिसमें जो जुडिशियरी थी यानी न्यायपालिका उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी पहले। लेकिन 2007 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और एक रूल किया कि जितने भी लॉज बनाए जाएंगे 24 अप्रैल 1973, ये काफी इंपॉर्टेंट डेडलाइन है क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, मतलब कि उसे संशोधित कर सकती है, लेकिन वो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, बोला कि इट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यही बताया कि जितने भी लॉज और रूल्स बनाए गए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर नहीं होंगे, मतलब कि उन सारे लॉज पे जो जुडिशियरी है यानी न्यायपालिका है वो
उस पे जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो दोस्तों आइए अपना अगला शेड्यूल देखते हैं, 10th शेड्यूल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है दोस्तों। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बेसिकली इस शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1985 में हुआ था। इसके थ्रू इस शेड्यूल को जोड़ा गया था। सो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन होता क्या है, डिफेक्शन का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल से, मतलब कि कोई एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी में चला गया, दूसरे पार्टी का आदमी तीसरे पार्टी में चला गया। तो इस तरीके से जो पॉलिटिशियन यानी नेता थे वो दल बदल करते रहते थे। तो दोस्तों इससे नुकसान ये होता था ना, जैसे मान लो कि कोई कैंडिडेट है वो कांग्रेस का है और वो किसी वजह से बीजेपी पार्टी के अंदर चला गया। अगर ज्यादा संख्या में इस तरीके से पॉलिटिशियन अपना दल बदल लेते थे तो जो पहले की पार्टी है वो वीक हो जाती थी और जिसकी वजह से गवर्नमेंट में अस्थिरता आ जाती थी, यानी सरकार गिर जाती थी। तो कई बार इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता था। इसीलिए दोस्तों 10th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया ताकि तो इस तरीके से दल बदल वाले जो सिचुएशंस थे उसको काउंटर किया जा सके, उनको रोका जा सके। अगला जो दोस्तों इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो 11th शेड्यूल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th शेड्यूल है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है और इसको ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में हुआ था। और दोस्तों इसमें टोटल 29 मैटर्स को रखा गया है, 29 मैटर्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला जो शेड्यूल है दोस्तों वो है 12th शेड्यूल, जिसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और ये जो है दोस्तों, ये जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों वो म्युनिसिपालिटी यानी नगर निकाय के बारे में बात करता है। दोस्तों ये संविधान के सारे 12 अनुसूचियां मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने और भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि एनएसए के ऊपर बनाया है वीडियो, टैक्स के ऊपर बनाया है, बिप्स क्या होता है उसके ऊपर बनाया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बनाया है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बनाया है। सो दोस्तों कई सारे वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज आप उन वीडियो को अगर नहीं देखें तो देखें और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।